वर्किंग कैपिटल क्या होती है और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पहले वर्किंग कैपिटल के बारे में दो चार छोटी मोटी बातें नोट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहले से आती होगी, बहुत सिंपल है, आपने अकाउंट्स में ज़रूर सीखी होगी। फिर भी हम थियोरेटिकली यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि वर्किंग कैपिटल वो होती है जो कि कैश या कैश इक्विवेलेंट में एक साल में कन्वर्ट होने की जिसकी उम्मीद होती है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस, more liquid if it can be converted into cash quicker and without a reduction in value। बिजनेस को लिक्विडिटी यानी कि कैश प्रोवाइड जो करती है वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स आप जानते हैं कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज विच इज टू बी पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। So working capital which can be converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year is called working capital. It provides liquidity to the business, more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value। वर्किंग कैपिटल सबसे ज़्यादा लिक्विड तब मानी जाती है जब उसकी वैल्यू में गिरावट ना आए, यानी जितनी की एसेट है और उतना ही कैश कन्वर्ट हो जाए। नथिंग लाइक दैट। Insufficient investment in current assets may make it more difficult for an organization to meet its payment obligations। देखिए, हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारा सारा ध्यान होता है कि हमें जो पैसा लगाना है वो फिक्स एसेट में लगाना है, बिल्डिंग्स में लगाना है, मशीनरी में लगाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर हमारा पैसा काफ़ी इन्वेस्ट होता है, राइट। जैसे आपको पेमेंट्स करनी है, बिलिंग करनी है, परचेज करना है, सैलरीज देनी है, वो सारा लिक्विड नहीं होगा तो कैसे करेंगे आप। उधार भी तो दिया जाता है, उधार में भी तो पैसा ब्लॉक होता है। अगर आप बिजनेस में उधार देना ही बंद कर देंगे तो मैक्सिमम बिजनेस चलते ही उधार पर है। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर आपने इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट लगाई करंट एसेट्स में तो आप हो सकता है कि पेमेंट ऑब्लिगेशन पूरी ना कर पाए, यानी छोटे छोटे उधार भी ना दे पाए। Assets provide little or low return. Balance needs to be struck between liquidity and profitability। एक नुकसान भी है यहाँ पर। वो क्या है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल में तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता यार। आप किसी को उधार दे रहे हो, ठीक है, सेल बढ़ती है, लेकिन क्या वो जो पैसा आपने ब्लॉक किया, मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए का उधार दिया एक महीने में, तो क्या 2 करोड़ रुपए के ऊपर आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, कोई प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो अगर मान लीजिए आप कहते नहीं सर सेल तो होती है ना उधार करने से, ठीक है, सेल तो आप कैश में भी कर रहे थे, उधार में कोई एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी लेते हो आप। भाई जितने की कैश सेल करते हो नॉर्मली उधार सेल भी उतने की होती है, या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस आप कह सकते हो। तो जो रिटर्न आता है, जो प्रॉफिट आता है उधार देने पर, वो या तो ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है। इसलिए हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि हम कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें और कितना ना करें। Some part of current assets, पहले करंट लायबिलिटी पढ़ लेते हैं। करंट लायबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशन विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। हमने डिस्कस किया था एंड यू नो इट वेरी वेल, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। ऐसी पेमेंट ऑब्लिगेशन जो हमें विद इन ए ईयर पे करनी होती है उसको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। सम पार्ट ऑफ करंट एसेट्स इज यूजुअली फाइनेंस्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज, दैट इज करंट लायबिलिटीज। कई बार करंट एसेट्स जो होती हैं वो करंट लायबिलिटी से ही मीट आउट हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ता। फॉर एग्जांपल, आपने पीछे से उधार लिया और आगे उधार दे दिया तो आपका पैसा तो लगा ही नहीं। समझ के बात? भाई आप होलसेलर से सामान उधार लेकर के आए 2 लाख रुपए का, और आगे आपने 1.5 लाख रुपए का उधार दे दिया, तो जो 1.5 लाख का आपने उधार दिया, जो आपके डेटर्स बने, वो आपने अपनी जेब से थोड़ी लगाए पैसे, क्योंकि आपने तो माल उधार खरीदा था। तो करंट एसेट जो बनी वो करंट लायबिलिटी इसमें से मीट आउट हो गई, आपका खुद का पैसा नहीं लगा। इसलिए हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, और दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। द रेस्ट इज फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए का उधार लिया सामान और आगे उधार दिया 2 लाख रुपए का, तो 50,000 रुपये जो कम थे वो तो आपको अपनी जेब से लगाने पड़े ना। यस,
वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा लगाना पड़ता है और उसी को हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स आपकी थी 2 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटीज 1.5 लाख रुपए की, आपकी वर्किंग कैपिटल होगी 50,000 रुपये की और वो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उधार नहीं बेच पाओगे, उधार नहीं बेचोगे तो काम नहीं चलेगा। गॉट इट राइट? Thus, the net working capital may be defined as the excess of current assets over current liabilities. अगर एग्जाम्पल आ जाए, डेफिनेशन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, तो आप कह सकते हो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है? अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। उस पर पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड सर्विस इंडस्ट्री लो इन्वेंट्री एंड लेस वर्किंग कैपिटल। देखो, जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा मैक्सिमम जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो स्टॉक में और डेटर्स में होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये आपको केस स्टडी सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। हमारी जो मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होती है वो होती है डेटर्स में और स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और उधार में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। अब आप देखिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में स्मॉल वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली उधार नहीं देती है, या देती है तो बहुत कम देती है। उनका जो स्टॉक होता है वो भी एक लिमिटेड रेंज तक ही मेंटेन होता है, तो जितना रोज माल बिकता है लगभग उतना ही स्टॉक में रखा जाता है, या 2-3 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते का सामान रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है वो कम चाहिए। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो सर आपको लार्ज स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कभी भी बल्क ऑर्डर आ सकता है, हायर स्टॉक, उधार भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो सेल करता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं करता, वो होलसेलर या रिटेलर को करता है, तो इसका और वो उधार ही खरीदते हैं, वो कैश में नहीं लेते माल। ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में स्टॉक भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और उधार भी ज़्यादा जाता है। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? ज़्यादा। अब बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री की। सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री तो चाहिए ही नहीं भाई। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर है, वो कितनी इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास? पेन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से कुछ दवाइयाँ। अब एक एडवोकेट को स्टॉक थोड़ी रखता है अपने पास में, तो स्टॉक तो लगभग मिली है कि बहुत लो लेवल का स्टॉक होगा, कुछ मेंटेन करते हैं। तो उधार की बात करें तो प्रोफेशनल्स में, सर्विस में उधार वैसे ही बहुत ना के बराबर होता है। डॉक्टर्स उधार नहीं देते हैं, एडवोकेट्स उधार नहीं देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट उधार नहीं देते, बल्कि ये सारे एडवांस लेते हैं। इक्का दुक्का उधार मैं एक्सेप्शनल केसेस में मान सकता हूँ लेकिन मैक्सिमम केस में कहाँ होता है बेटे? नहीं होता ना। तो सर्विस इंडस्ट्री में लो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री बहुत कम है, ना के बराबर है, डेटर्स ना के बराबर है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल बहुत कम होती है। देखिए, केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्विस इंडस्ट्री है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको बताना होगा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कम होगी और क्यों होगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? सेकेंड पॉइंट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हायर स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री भी ज़्यादा चाहिए और उधार भी ज़्यादा जाएगा। तो क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री एंड डेटर्स इज हाई एट द हायर स्केल। और जब हाई स्केल पर आप काम कर रहे हो, डेटर्स ज़्यादा है, इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग कैपिटल क्या है? ज़्यादा। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो या लोअर स्केल पे काम कर रहे हो तो आपके डेटर्स भी कम होंगे, स्टॉक भी कम होगा, वर्किंग कैपिटल क्या होगी? तो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सा बात है। क्लियर? नहीं है तो दोबारा सुन लीजिए यार, क्या दिक्कत है। तीसरा पॉइंट आता है बिजनेस साइकिल। बूम पीरियड, प्रोडक्शन एंड सेल हाई वर्किंग कैपिटल, WC मतलब वर्किंग कैपिटल। डिप्रेशन पीरियड, प्रोडक्शन एंड सेल लो, लेस वर्किंग कैपिटल। देखो, बिजनेस साइकिल क्या होती है बेसिकली कि जब बिजनेस में हमारा जो भी बिजनेस साइकिल, मतलब जिस भी बिजनेस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हर एक का बिजनेस साइकिल होता है। उसमें एक बूम पीरियड आता है, एकदम से प्रोडक्शन हाई हो जाती है, सेल हाई हो जाती है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड आ जाए, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन की कमी है, सेल की कमी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। फिर आता है सीजनल फैक्टर।
सीजनल फैक्टर्स का मतलब होता है पीक सीजन। हर बिजनेस का एक पीक सीजन होता है बेटे। जैसे आपने देखा होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री का पीक सीजन होता है मई जून जुलाई, जब समर वेकेशंस होती हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो होती है उसका बहुत हाई पीक सीजन होता है। टूर एंड ट्रेवल्स वालों का, होटल्स वालों का, उस समय उनका बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो पीक सीजन के अंदर में हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है, सो इट रिक्वायर्स लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और जब लीन सीजन होता है, मतलब मंदा होता है, तो उस केस के अंदर में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। दैट इज कॉल्ड सीजनल फैक्टर्स। कितने हो गए पॉइंट? 4। 5वां पॉइंट आता है यस, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल जो है आप फिनिश गुड्स में कितने टाइम में कन्वर्ट कर देते हो। इट इज द टाइम गैप बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, वर्किंग कैपिटल इज हायर with longer processing cycle and lower in firms with shorter processing cycle। मैं समझाता हूँ। देखो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक वो बिकेगा नहीं। बिकेगा नहीं तब तक आपका पैसा इन्वॉल्व रहेगा उसके अंदर में, ठीक है। अब मान लीजिए एक ब्रेड पकोड़े वाला है, मैंने अभी ब्रेड पकोड़े ही खाए हैं तो उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। सुबह वो ब्रेड लेकर आता है और बेसन लेकर के आता है और उसका बैटर तैयार करता है, उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है पकोड़े में, शाम तक बिक जाते हैं। तो अब उसका स्टॉक जो है वो कितने टाइम के लिए मेंटेन हुआ? केवल 1 दिन के लिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम कुछ आवर्स की रिक्वायरमेंट थी, और जैसे ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ वो बिका और कैश में कन्वर्ट हो गया दोबारा। लेकिन सोचिए, अगर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, शर्ट्स बना के बेचता हूँ, तो पहले मैं पूरे थान के थान लेकर आऊँगा कपड़े के, ठीक है। कपड़ा आएगा, फिर वो कटेगा पीसेस में, कटने के बाद में फिर उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से शेप काटी जाएगी, जो भी हम कपड़े से बनाना चाहते हैं, शर्ट बनाना चाहते हैं, टी शर्ट बनाना चाहते हैं, कुर्ता बनाना चाहते हैं, उस साइज़ में कटेगा। उसके बाद उसकी स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग के बाद में उसकी फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग के बाद उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद जाकर के वो बिकेगा। तो रॉ मटेरियल जब आया, कपड़ा आया और जब फिनिश गुड्स कन्वर्ट हुआ, इट टेक्स टाइम। मे बी वीक लग सकता है, मे बी महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो 1 हफ्ता भी लगा उस कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट होने में, तो 1 हफ्ते के लिए मेरा पूरा स्टॉक एज इट इज़ पड़ा रहा, मेरा पैसा इन्वॉल्व रहा। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबी होगी तो उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो थी 1 हफ्ते की बात। मान लीजिए एक बिल्डर है, वो फ्लैट बनाता है, तो जिस दिन वो ज़मीन खरीदेगा वो उसका रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन करेगा, पूरे फ्लैट बनाएगा, और बिकेगा कब? जब वो पूरा तैयार हो जाएगा, तभी पूरे पैसे आएंगे ना। तो बिल्डर को तो हो सकता है 6 महीने लग जाए फ्लैट बनाने में, और बड़ी साइट है तो 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो यानी 2 साल तक के लिए सारा का सारा पैसा इन्वॉल्व हो गया। अब समझ आ गया आपको? ब्रेड पकौड़ा, कपड़ा और उसके बाद बिल्डर का फ्लैट, तीनों में वर्किंग क्या जो प्रोडक्शन साइकिल है बहुत गैप है। एक प्रोडक्शन साइकिल 1 दिन की है, एक हफ्ते की भी हो सकती है और एक साल की भी हो सकती है। इसीलिए अगर प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा हुआ है लॉन्गर द प्रोडक्शन साइकिल, वर्किंग कैपिटल इज हायर विद लॉन्गर प्रोसेसिंग साइकिल एंड लोअर इन द फर्म्स विद शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल। जितनी प्रोसेसिंग साइकिल शॉर्ट होगी उतना ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्लियर? गुड। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट अलाउड। आप उधार कितना दें? लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट्स इन हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स, इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। देखिए, अगर आप उधार खुला देते हैं, खुला मतलब जो आया, अरे ले जा भाई, दे दीजिए पैसे, अरे कोई बात नहीं, माल उठा ले भाई, पैसा दे दीजिए, कोई बात नहीं, आता रहेगा। अगर आप उधार देते रहेंगे, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके डेटर्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और जब डेटर्स बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी बड़ी टाइट है, आप उधार हर एक को नहीं देते हो, बहुत मुश्किल से देते हो, गिने चुने पर्सन को देते हो, तो आपका डेटर्स कम होंगे, उधार कम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आपकी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। तो ये हो गया क्रेडिट अलाउड। अगला पॉइंट आता है क्रेडिट अवेल्ड। आप उधार कितना ले सकते हो?
पहले वाले पॉइंट में था उधार देना, यहाँ पर है उधार लेना। आप कितना उधार ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा उधार ले सकते हो फिर तो मजे आ गए, फिर तो आपकी वर्किंग कैपिटल लगनी नहीं है, क्योंकि उधार माल लाओगे, बेशक उधार दे दो, आपका खुद का पैसा कहाँ लगा। उल्टा कई लोग तो उधार माल लाते हैं, कैश बेचते हैं, फिर पीछे वाले को पैसे वापस करते हैं, अपना पैसा लगाते ही नहीं है। तो इस बात अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना उधार ले सकते हो, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है मार्केट में, और आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसमें कितना उधार मिल सकता है। देखिए हर इंडस्ट्री का जो क्रेडिट पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ में क्रेडिट पीरियड होता ही नहीं है, कुछ में क्रेडिट पीरियड 1-2 दिन का होता है। जैसे वेजिटेबल्स की मैं बात करूँ, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में उधार मिलता है, लेकिन 2 दिन का, 3 दिन का, क्योंकि उनको पता है 2 से 3 दिन में सामान बिक ही जाना है। वेजिटेबल 3 दिन के बाद बिकती नहीं है, वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो इसलिए वहाँ उधार भी 2 से 3 दिन का मिलता है। अब कपड़ा है, कपड़े में क्या होता है, कपड़ा आया, शर्ट आज बिके, 1 महीने बाद बिके, तो ऐसे में जो उधार होता है करीब करीब 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का भी होता है। समझ गए मेरी बात। तो हर इंडस्ट्री में डिपेंड करेगा उधार किस लेवल तक दिया जाता है। क्रेडिट अवेल्ड की बात हमने करी। क्रेडिट इज गिवन टू कस्टमर्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स। अगर आप सप्लायर से ज़्यादा उधार ले सकते हो तो मज़े आ गए, तो आपको कम उधार रखना पड़ेगा, कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। और अगर आप उधार ज़्यादा नहीं ले सकते तो आपको अपना पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। पहले ये समझो ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती क्या है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है आपकी काबिलियत, बिजनेस ऑपरेशन को करने की काबिलियत, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। मसलन आपने उधार तो दिया, अब आप उधार रिकवर कितनी जल्दी करते हो वो आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। आप रॉ मटेरियल तो ले आए, अब रॉ मटेरियल को कितनी जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो वो आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। आपने स्टॉक तो बना लिया, आप स्टॉक को कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट करते हो वो आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को डिनोट करता है। अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है तो आप उधार तो दे रहे हैं लेकिन रिकवर जल्दी कर रहे हैं। रिकवर अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। समझ गए मेरी बात। अगर आप रॉ मटेरियल को बहुत जल्दी स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, क्योंकि स्टॉक जल्दी बनेगा तो बिकेगा। और स्टॉक को अगर आप सेल में जल्दी कन्वर्ट कर देते हो तो आप कैश वापस ला सकते हो, वर्किंग कैपिटल वापस ला सकते हो, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। और ये तीनों चीज़ें आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस में, नहीं तो आप पढ़ेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, तो सेल्स रेशियोज, ये सारी रेशियोज ही आपको बताती हैं कि आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेवल क्या है। फॉर द पॉइंट, अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो अच्छी है आपकी, तो इसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेकार है, खराब है या कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। समझ गए मेरी बात। कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट हो गए, अभी और भी बाकी हैं। कितने हो गए? 8 पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के। अब आता है 9वां पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए किसी भी स्टॉक में, यानी कि अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रॉ मटेरियल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो इन्वॉल्व होता है वो रॉ मटेरियल में होता है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल में पैसा नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा बताइए। बाकी सारी एक्टिविटीज तो उसी पे डिपेंड करेगी ना। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो बनाओगे क्या और बेचोगे क्या। इसलिए अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल फ्रीली एंड कॉन्टीन्यूसली, अगर रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, तो आपको अपना स्टॉक लेवल कम मेंटेन करना होगा। देखिए फिर यहाँ बात मैं स्टॉक की कर रहा हूँ, यानी कि स्टॉक का लेवल ज़्यादा होगा कि कम होगा ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे। अगर रॉ मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, कॉन्टीन्यूसली कभी भी आपको मिल सकता है, तो आप हायर स्टॉक क्यों मेंटेन करोगे? आपको पता है आसानी से मिल जाएगा। तो अगर स्टॉक का लेवल कम मेंटेन होगा तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको हायर स्टॉक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। और जब अगर आप हायर स्टॉक लेवल मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा।
सिंपल पढ़ के बता दूं, RM मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल फ्रीली एंड कॉन्टिन्यूसली, लोअर स्टॉक लेवल्स रिक्वायर्ड। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो आपको स्टॉक लेवल आपको कम मेंटेन करना होगा और उसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन RM यानी रॉ मटेरियल नॉट फ्रीली अवेलेबल, हायर स्टॉक लेवल हैज टू बी मेंटेन और आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको हम लीड टाइम कहते हैं, वो इससे कनेक्टेड है, उसको भी समझ लेते हैं। लीड टाइम क्या होता है कि मान लीजिए आज आपने ऑर्डर दिया और सामान आप तक पहुँचने में कितना समय लगता है, उसको लीड टाइम कहते हैं। थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे सोचिए, स्मॉल लेवल पे नहीं कि आप बगल की दुकान पे गए सामान खरीद के लिए, ऐसा नहीं। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं ग्वालियर में ऑडिट कर रहा था, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है ग्वालियर के अंदर में, तो वहाँ पर हमारा ऑडिट था, मतलब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे एज एन ऑडिटर। तो वहाँ मैंने देखा कि जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उनका जो रॉ मटेरियल है वो रिलायंस से आता था, मुंबई से। ग्वालियर और मुंबई, अब समझ आ रहा होगा आपको लीड टाइम क्या होता है, ठीक है। तो ग्वालियर में जब वो ऑर्डर प्लेस करते थे वहाँ से, तो मुंबई में माल जो है पहले अप्रूव होता था, पेमेंट जाती थी, फिर वो माल ट्रक में चढ़ता था, फिर ट्रक से माल ग्वालियर आता था। अब मुंबई और ग्वालियर का डिस्टेंस तो ज़्यादा तो है ना, तो इसका मतलब वहाँ से आने में टाइम लगेगा, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। और अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, कोई घटना बीच में हो जाती है, मान लो तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो 1-2 दिन का और डिले हो सकता है। इसको बोलते हैं लीड टाइम, यानी जब आप रॉ मटेरियल का ऑर्डर करते हो और जब वो आप तक पहुंचता है, उस गैप को, उस टाइम को बोलते हैं लीड टाइम। अब समझे, द टाइम लैग बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, यानी जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, एंड द एक्चुअल रिसीट ऑफ द मटेरियल, और जिस दिन आपने एक्चुअल में मटेरियल को रिसीव किया, उस गैप को हम बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? लीड टाइम। अब ये ध्यान से देखो, लीड टाइम जितना ज़्यादा होगा, उतनी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, है ना। क्योंकि मान लीजिए लीड टाइम 5 दिन का है, तो अब नेक्स्ट रॉ मटेरियल कब आएगा? 5 दिन बाद, यानी 5 दिन का स्टॉक आपके पास होना चाहिए ना। अगर 5 दिन का स्टॉक नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? प्रोडक्शन में जो लेबर है वो खाली हो जाएगी। तो लीड टाइम जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपको स्टॉक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ता है माय डियर। जितना आपको स्टॉक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा बेटा, उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन लीड टाइम अगर कम है, 1 दिन या 2 दिन का है, तो आपको 2 दिन का स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। समझ आ गया? सिंपल, दोनों चीज़ें क्लियर होगी, रॉ मटेरियल भी और लीड टाइम भी। ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ए कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर. It will require larger amount of working capital to meet higher production and sales target whenever required. तो अगर आप बहुत एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर में, तो नेचुरल सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लेवल पर उधार देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आप हायर फील कर रहे हो तो आप स्टॉक कम कैसे रख सकते हो? मान लीजिए आप उम्मीद कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है और कल को कस्टमर आके बोलेगा सामान चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? है ही नहीं, खत्म। तो आप बाउंड हो गए ना, आपको अब हायर प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, हायर नंबर ऑफ स्टॉक रखना ही पड़ेगा आपको। और जब आपको हायर स्टॉक रखना पड़ेगा तो नेचुरल सी बात है उधार भी ज़्यादा जाएगा, और जब दोनों ज़्यादा जाएंगे तो यस, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ही होगी। इज दैट क्लियर? गुड। हो अभी भी खत्म नहीं हुए। वो तेरी तो आप सोच रहे थे खत्म हो गए यार, कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर में? सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी में, टेंशन ना लो, खत्म है, खत्म। 11th पॉइंट आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, लार्जर स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स टू मीट अर्जेंट ऑर्डर्स, मोर लिबरल क्रेडिट टर्म्स इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। देखो, कंपटीशन अगर बहुत हाई है तो आप किसी भी कस्टमर को खाली नहीं जाने देंगे, क्योंकि कंपटीशन के अंदर में कस्टमर आपसे सामान नहीं मिलेगा तो बगल की दुकान पे चला जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा।
ठीक है। तो कंपटीशन जब हाई होता है तो आप कभी भी कस्टमर को छोड़ नहीं सकते, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमेशा एक्सेस स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और हो सकता है आपको उधार भी ज्यादा देना पड़े ताकि आप कंपटीशन को मीट आउट कर सकें, ठीक है। इसीलिए अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, तो लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और लिबरल क्रेडिट टर्म्स भी रखने पड़ेंगे, यानी उधार भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। लेकिन अगर लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। आप कस्टमर को कह सकते हो भैया एडवांस भेजा, कल सामान ले लीजिए। कंपटीशन ही है ना, तो कस्टमर एडवांस भी देके चला जाएगा, अब आपको टेंशन भी नहीं होगी, और आप उधार भी नहीं दोगे, बोलोगे कैश देता तो ले जा भाई, नहीं तो सामान नहीं है, क्योंकि उसको कहीं से मिलना ही नहीं है। कंपटीशन नहीं होगा तो वो आप ही के पास आएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर कंपटीशन नहीं है, लेवल ऑफ कंपटीशन कम है, तो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। 11वां पॉइंट हुए आते हैं 12वें पॉइंट पे, 12th पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए स्टॉक, छोटा सा लिटिल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप 100 किलो 100 kg सामान रखते हैं अपने पास, ठीक है। 100 kg सामान रॉ मटेरियल के तौर पे रखते हैं, और मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर kg, तो आपका स्टॉक कितने का इन्वॉल्व हो गया, 10,000 रुपीज़ का। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक दुकान का एग्जांपल ले रहा हूँ। 100 किलो सामान रखना पड़ता है, 100 रुपये पर kg ही उसका कॉस्ट है, तो टोटल स्टॉक में अमाउंट कितना इन्वॉल्व हुआ, 10,000 रुपये, 100 × 100। लेकिन अगर महंगाई हो जाए और वो 100 रुपये किलो वाली चीज 120 रुपये किलो हो जाए, तो आपको 100 किलो सामान रखने के लिए कितना पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, 12,000 रुपये, 100 × 120। देखिए स्टॉक उतना ही है, 100 किलो पहले था, 100 किलो अब है, 100 kg आप पहले मेंटेन कर रहे थे, 100 kg अब मेंटेन कर रहे हो। लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, पहले आपके 10,000 रुपये इन्वॉल्व हो रहे थे, अब 12,000 रुपये इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। समझ आ गई बात। यानी जब इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वाइस वर्सा, अगर कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ओह ग्रेट सर, इतने सारे पॉइंट्स, इसको याद करने का सबसे सुपर्ब तरीका है। पहले ही बताओ हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इसको याद करने का तरीका पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, जरा ध्यान से देखो, वर्किंग और कैपिटल। वाह सर वाह, क्या शॉर्टकट बनाया है इसका, वर्किंग कैपिटल। नोट कर लो बेटा, जी हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का जो निमोनिक है वो भी यही है, वर्किंग कैपिटल। W से वेदर यानी सीजनल फैक्टर्स, O से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, R से रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, K से नॉलेज ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस यानी स्केल हायर स्केल लोअर स्केल, I से इन्फ्लेशन जो अभी अभी हमने किया, नेचर ऑफ बिजनेस, और G से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। कितना आसान हो गया ना याद करना, ये सोचना कितने सारे फैक्टर्स कैसे याद किए जाएंगे। वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल। प्लीज नोट डाउन वर्किंग। वेदर यानी सीजनल फैक्टर्स, O से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, R से रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, K से नॉलेज ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस, I से इन्फ्लेशन, N से नेचर ऑफ बिजनेस, एंड G से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। और कैपिटल में आता है C से साइकिल ऑफ बिजनेस, A से अलाउड क्रेडिट, P से प्रोडक्शन साइकिल, और IT इंफॉर्मेशन टैबलेट। देखिए इस वर्ड को पूरा करने के लिए हमने IT जोड़ दिया इसमें। IT को लिख करके आप काट दीजिएगा, क्योंकि इससे कोई भी पॉइंट नहीं बनता। ये सिर्फ लर्न करने के लिए, हमने इजी करने के लिए इस पॉइंट को जोड़ दिया। तो IT इंफॉर्मेशन टैबलेट है, इसको लिख करके काट दीजिएगा ताकि इसको याद ना करें आप। A से अवेल्ड क्रेडिट, और L से लेवल ऑफ कंपटीशन, L से लेवल ऑफ कंपटीशन। और यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है वर्किंग कैपिटल। तो इसका एक्रोनिम क्या है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल।